हेलो डियर, मैं सूरज कुमार। आज आप लोगों को एक नई विषय राजनीतिक शास्त्र के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी बायोलॉजी स्टार्ट कर दिए थे क्लास 10th का। अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारे चैनल को विजिट करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम लोग एक नई विषय के बारे में बात करने वाले हैं, राजनीतिक शास्त्र। ये क्लास 10th के लिए आज हम लोग इसके बारे में यानी बेसिक चीज जानेंगे कि आखिर राजनीतिक शास्त्र में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, क्या क्या पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। ये किसके लिए बाबू? क्लास 10th के लिए। ऐसा नहीं बात है, ये कोई भी व्यक्ति क्या करता है, इसको बारे में पढ़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक है। राजनीतिक के बारे में सबको ज्ञान होना चाहिए, क्या कि हमारे देश में किस प्रकार के शासन व्यवस्था है, यानी कौन सा शासन चल रहा है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, यानी जो भी है, यानी कैसा शासन चल रहा है उसके बारे में, कौन कौन से अंग होता है उसके बारे में हम लोग एक देखते हैं। इसी के बारे में यानी कुछ होता है राजनीतिक में हम लोग अध्ययन करते हैं। राजनीतिक में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को कुछ कहते हैं राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। यानी ऐसे भी कह सकता है कि राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम लोग राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार, किसके बारे में? राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को कुछ कहते हैं राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा बोल देते हैं, समझ लीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक विज्ञान की वह भाग, सामाजिक विज्ञान की वह भाग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को कुछ कहते हैं राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र का जो पितामह होता है, ये कौन होते हैं बाबू? अरस्तु को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इससे पहले हम लोग देखे थे बायोलॉजी का पितामह अरस्तु ही थे। इसी प्रकार से कौन थे? राजनीतिक शास्त्र का जो पितामह है वो कौन है? अरस्तु है। ठीक है, तो हम लोग इसका पितामह कौन है बाबू? अरस्तु है। ठीक है, तो हम लोग राजनीतिक शास्त्र देख लिए। ये किसका भाग है? ये हमारा सामाजिक विज्ञान का भाग है। हम लोग सामाजिक विज्ञान में 4 विषय पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो एक भाग है, यानी किसका भाग? सामाजिक विज्ञान का जो भाग है, एक राजनीतिक यानी सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है, उसको हम लोग क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। ये आपको क्लास 10th में 17 से 18 नंबर को कुछ किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, अगर डबल क्वेश्चन है तो और मजे है, डबल में डबल फायदा होगा। तो यानी कहने का मतलब इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ये जो बेसिक चीज है ना, ये बेसिक कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जान सकता है। कोई भी व्यक्ति बेसिक को अपना अध्ययन कर सकता है कि हम लोग में शासन व्यवस्था कैसा है, कौन सा शासन चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, सैनिक शासन है, कौन सा शासन है, इसको कहते हैं शासन व्यवस्था। ठीक है, तो राजनीतिक शास्त्र के बारे में देख ले। राजनीति का पितामह कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। अब हम लोग यूँ देखते हैं कि लोकतंत्र, किसके बारे में देखते हैं? लोकतंत्र के बारे में। क्या कि लोकतंत्र क्या होता है, पहले ध्यान से सुनिएगा। हमारे भारत में है जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक शब्द है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसिया। कौन सा शब्द है बाबू? डेमोक्रेसिया शब्द है। लोकतंत्र एक इंग्लिश में इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी कहा जाता है। कुछ कहा जाता है इंग्लिश में, लोकतंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है, यानी लोकतंत्र एक डेमोक्रेसी है। ये कैसा भाषा है? यूनानी भाषा। डेमोक्रेसी कैसा भाषा है? यूनानी। कैसा भाषा बाबू? यूनानी भाषा। ये जैसे मान लें कि हम लोग का हिंदी होता है, संस्कृत होता है, भूगोल होता है, सॉरी भाषा मतलब हिंदी हो गया, या कह सकते हैं भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, गुजराती हो गया। जो इस भाषा है उसी प्रकार से यूनानी एक क्या है, हमारा भाषा है। ये भाषा में हम लोग के बारे में यानी एक यूनानी शब्द में एक और चीज कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी 2 शब्द से मिलकर बना होता है। कितना शब्द से? 2 शब्द से। एक होता है बाबू डेमोस। क्या होता है? डेमोस होता है ना। अगर पता नहीं चल रहा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा मोबाइल के। ठीक है, उन्हें साफ से देखिएगा एकदम ध्यान से, डेमोस। ठीक है, दूसरा क्या बाबू? क्रेसिया। क्या है? क्रेसिया, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक डेमोस यानी डेमोस बना, दूसरा है क्या? क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है लोग। डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग होता है। क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी लोग को हम कह सकते हैं, जनता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जनता भी कह सकते हैं ना। तो यानी लोग को हम कुछ कह सकते हैं, जनता कह सकते हैं। अब यहां सीधे समझ गया कि लोकतंत्र के मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र यानी लोकतंत्र में किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। तो समझ गया, डेमोस यानी जनता का शासन।
डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जनता का शासन होता है। अब हम लोग क्यों लोकतंत्र के बारे में जाने तो उन्हें राजतंत्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग बेसिक पढ़े हैं तो ये सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, सैनिक शासन क्या होता है, ये सब के बारे में। अब लोकतंत्र देख लिया, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शब्द से बना है, यानी डेमोक्रेसी एक यूनानी वर्ड है, यानी यूनानी शब्द है, उसमें डेमोस आता है, क्रेसी आता है। डेमोस का मतलब होता है लोग, और लोग का मतलब जनता, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन। यानी सीधे सीधे अगर कोई पूछेगा कि बताओ लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र में कहिएगा कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, यानी जनता अपने मतों को दे करके क्या करता है, सरकार को चुनने का काम करता है। इसी को कुछ कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब उन्हें देख लेते हैं कुछ के बारे में बाबू, राजतंत्र के बारे में। ठीक है, यानी किसके बारे में देख लेते हैं, राजतंत्र के बारे में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कैसे कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना ज्ञान अर्जन कर सके कि लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है। अब ये जरूरी ना है कि जो क्लास 10th में रहेगा, 9th में रहेगा, वही लोकतंत्र पढ़ सकता है। लोकतंत्र किसी के लिए भी जरूरी हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र जानना अच्छा बात है, क्योंकि हमारा भारत है जो कि भारत में कैसे चलता है, लोकतंत्र चलता है। ठीक है, अच्छा अगला हम देखते हैं राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र बाबूआ हम लोग यूं देखते हैं, राजतंत्र में होता है कि राजा का शासन। राजतंत्र का मतलब विचार है, राज का मतलब होता है राजा, तंत्र का मतलब होता है शासन। क्या होता है, शासन। यानी राजतंत्र में राजा का शासन चलता है। किसका शासन चलता है, राजा का। यानी जैसे मान ले कि हम राजा हैं तो आने वाला हमारा बेटा ही कोची होगा, राजा होगा। बस हमारा बेटा योग लायक रहे या ना रहे, यानी समझे सीधे क्या कहता है कि यानी जैसे मान लिया जाए राजतंत्र, राजतंत्र में क्या होता है, राजा का शासन होता है। यानी हम राजा हैं तो आने वाला भविष्य में हमारा बेटा भी क्या होगा, शासन करेगा। यानी चाहे वह पद के लायक हो या ना हो, बिना योग्य का भी क्या किया जाता है, राजा चुन लिया जाता है। तो राजतंत्र में यही चलता है, राजा का बेटा ही कुछ बनेगा, राजा बनेगा। इसी को कुछ कहते हैं राजतंत्र कहते हैं। अगला होता है बाबू सैनिक शासन। ठीक है, अच्छा अब एक बात एक तो छूट जाता है कि अगर पूछेगा कभी के बताइए तो सर कि लोकतंत्र का एक उदाहरण दीजिए कि लोकतंत्र कहां कहां चलता है। तो अभी लगभग बाबू 100 देशों में क्या है, लोकतंत्र। कितने देशों में, 100 देशों में लोकतंत्र है, जिसमें आता है भारत, अमेरिका, ये सब है कुछ है बाबू, लोकतंत्र चलता है। क्या चलता है, लोकतंत्र चलता है। अगला है राजतंत्र। राजतंत्र का अगर उदाहरण लेना चाहता तो सबसे अच्छा है सऊदी अरब। वहां प्रिंसों द्वारा क्या किया जाता है, राज किया जाता है, यानी वहां के जो राजा होता है उसको प्रिंस कहा जाता है। तो उस यानी राजतंत्र का अगर कोई उदाहरण हो सकता है तो वो सबसे अच्छा हो सकता है सऊदी अरब। कौन सा बाबू, सऊदी अरब हो सकता है ना, सऊदी अरब हो सकता है। नहीं पता चला तो एकदम बेहतर से देखिएगा, ठीक है ना, सऊदी अरब होता है। अच्छा अब हमला कुछ ही कह रहा है बाबू, सैनिक शासन कह रहा है, सैनिक शासन। देखो अगर मान लिया जाए कि हम लोग अगर स्टार्ट करना चाहें, यानी बेसिक बताना चाहे ना, तो बेसिक में ही आपको कम से कम 2 से 3 क्लास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नहीं चलते हैं, ये फास्ट चलते हैं ताकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, यानी कहता है कि सैनिक शासन। सैनिक शासन में क्या होता है, इसमें है जो किसी देश को किसके द्वारा चलाया जाता है, सैनिकों द्वारा चलाया जाता है, उसी को कुछ कहते हैं सैनिक शासन। यानी यहाँ जो शासन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, सैनिकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सैनिक के द्वारा। यानी जहां सैनिक शासन होता है, जहां सैनिकों द्वारा शासन किया जाता है, उसी को कुछ कहते हैं सैनिक शासन कहते हैं। जहां सैनिकों द्वारा शासन किया जाता है उसी को कुछ कहते हैं सैनिक शासन कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा अब एक हम लोग को देखते हैं, कभी कभी किसी देश में जैसे सैनिक शासन में तुम लोग को पाकिस्तान बहुत बेहतर नजर आएगा, क्योंकि बेचारा पाकिस्तान को सेवरेल देता है। क्योंकि जो पाकिस्तान होता है ना बबुआ, ये सैनिक शासन वहां है, लोकतंत्र है, मानते हैं वहां लोकतंत्र है, लेकिन सरकार को वहां गिरा देता है। ज्यादातर वहां हमेशा कुछ लागू होते रहता है, तो सैनिक शासन लागू होते रहता है। या फिर जैसे कह सकते हैं बांग्लादेश में भी सैनिकों द्वारा कभी कभी शासन कर दिया जाता है। तो जहां सैनिकों द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को कुछ कहते हैं सैनिक शासन कहते हैं। ठीक है, अगला है सैनिक शासन के बाद तानाशाही। सबसे अच्छा क्या बताओ, दुनिया का सबसे अच्छा शासन व्यवस्था बताओ तो कुछ है? तुम लोग को लग रहा होगा तानाशाही, बिल्कुल गलत बात। कुछ है लोकतंत्र है। तानाशाही में बताते हैं कि क्या होता है। तानाशाही में किसी राजा द्वारा तो शासन किया जाता है, यानी किसी पर्सनल व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है,
और तानाशाही नहीं, जैसे कहने का मतलब है ना कि हम अगर तुमको कोई काम करे कहें तो करना होगा, चाहे तुमको ठीक लगे या ना लगे। अगर तुमको ठीक भी ना लग रहा है तो तुमको उस काम को करना होगा। इसी को कहते हैं क्या? तानाशाही। तानाशाही का सबसे अच्छा उदाहरण है दक्षिण कोरिया का नाम सुना होगा, किम जोंग, नाम सुना? हाँ, किम जोंग है, वहां तानाशाही करता है। क्या करता है कि उसको जैसा यानी कोई बाल नहीं कटा सकता है, उसको जैसा वो जो निर्धारित कर दिया वही चलेगा। वहां अगर कोई सोशल मीडिया अगर उसके अलावा कोई दूसरा चीज खोलता है, जैसे वहां यूट्यूब खोले का अधिकार ना है, ये तुम लोग शॉर्ट वीडियो देखता है ना, ये एक बार दिए अरे ठीक लग रहा, अगला उसके अगला ऐसे करते रहते हैं ना टाइम पास, उसको वहां करने का अधिकार नहीं है। जो वहां की सरकार कह दिया कि चलेगा तो चलेगा, इसके अलावा तुमको कोई अधिकार नहीं है। तो यानी जो वहां के राजा द्वारा जो शासन किया जाता है वो एक प्रकार के कोचिंग में आ जाता है, तानाशाही में आ जाता है। यानी जो कह दिया वही करना होगा, इसके अलावा तुमको करने का अधिकार कुछ नहीं है। तो ये क्या था बाबू? शासन के उन्हीं प्रकार था कि कैसा कैसा शासन किया जा रहा था। एक था लोकतंत्र, जहां जनता का शासन था, यानी जनता अपने मतों के द्वारा किसका चुन रहा था? सरकार का। दूसरा था राजतंत्र, जहां राजाओं द्वारा क्या किया जा रहा था? शासन किया जा रहा था। राजतंत्र में क्या होता है कि उसका बेटा यानी हम राजा हैं तो हमारा बेटा राज करेगा, अगला उसका बेटा यानी ऐसे करके जो राज करता है उसी को कुछ कहते हैं राजतंत्र। राजतंत्र में उसका बेटा भले किसी योग्य लायक रहे या ना रहे, उसको कहते हैं राजतंत्र। अगला है सैनिक शासन, जहां सैनिकों द्वारा शासन किया जाता है उसे सैनिक शासन कहते हैं। तानाशाही, इसमें क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। कौन सा रूप में? तानाशाही रूप में। अगर तुमको ठीक लगे या ना लगे उससे उसको कोई मतलब नहीं है, इसी को कुछ कहते हैं तानाशाही कहते हैं। तो इतना हम लोग देख लिए थे कि क्या है। हम लोग मेनली फोकस करेंगे किस पर हुआ? तो मेनली फोकस करेंगे हम लोग किस पर? लोकतंत्र पर। किस पर फोकस करेंगे? लोकतंत्र पर। क्या लोकतंत्र क्या होता है? तो सबसे पहले लोकतंत्र यानी उसमें किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है ना। किसका शासन होता है? जनता का शासन, यानी जनता द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को कहते हैं लोकतंत्र। अब लोकतंत्र होता है ना, लोकतंत्र में एक व्यक्ति है अब्राहम लिंकन। कौन है? अब्राहम लिंकन है। कभी नाम सुना है? लिंकन। बताओ ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? एक बात बताओ, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति माना जाता था। इन्होंने है जो लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया। इन्होंने कुछ दिया? लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया। इन्होंने बताया कि लोकतंत्र क्या होता है। इन्होंने बताया कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही कुछ कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का परिभाषा दिए थे। अगर सब पूछा जाएगा कि बताओ सबसे अच्छा परिभाषा कौन दिए थे, तो अब्राहम लिंकन ने दिए थे। कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन ने दिए थे। इन्होंने बताए थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए किया गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। कोई दिक्कत? तो उन्हें हम लोग परिभाषा लिख देते हैं। देख रहे थे लोकतंत्र यानी लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा। अगर तुम लोग से पूछा जाए कि बताओ लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा क्या है, तो इन्होंने लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिए थे। कौन? अब्राहम लिंकन। कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन जी दिए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे बाबू? लिंकन। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्या राष्ट्रपति थे? तो ये 16वां राष्ट्रपति थे। इन्होंने लोकतंत्र के बारे में बताए थे कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा है जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए। जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए किया गया शासन ही कुछ कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी कुछ समझ में आया? कह रहा है कि जो भी हमारे लोकतंत्र में शासन करेगा, कौन करेगा? जनता का शासन होगा। किसका शासन होगा? जनता का। यानी लोकतंत्र में अगर किसी का शासन होगा तो कौन होगा? जनता का होगा। अगला कहा कि जनता के द्वारा, यानी लोकतंत्र में अगर शासन भी किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? जनता के द्वारा। कहा कि अगर लोकतंत्र में कोई शासन भी करेगा तो किसके लिए करेगा? जनता के लिए ही करेगा। समझ गया? तो यानी जनता का ही शासन है, जनता के द्वारा ही किया जाता है और जनता के लिए ही किया जाता है। जनता का कहने का मतलब जनता का कैसे शासन हुआ? जनता का शासन ऐसे हुआ कि जैसे मान ले कि तुमको अधिकार दिया गया, बाबू तुम किसको सरकार चुनना चाहते हैं, तो तुम्हारा अधिकार है, इसका मतलब सरकार तुम ही ना है। ठीक है, फिर कहा जनता के द्वारा, है ना, जनता के द्वारा, यानी चुन किसके द्वारा चुना जा रहा है? जनता के द्वारा ही चुना जा रहा है। अच्छा, अब जो चुना जा रहा है, यानी जो चुना जा रहा है, यानी जो जिसको हम प्रतिनिधि चुने, वो किसके लिए शासन करेगा? हमारे लिए करेगा, यानी जनता के लिए करेगा।
तो हो गया जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए किया गया शासन ही कौन कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। कोई दिक्कत? लोकतंत्र को परिभाषा किसने दिए थे? अब्राहम लिंकन ने दिए थे। अब यहाँ बात आता है कि बताओ था लोकतंत्र यानी लोकतंत्र को भारत यानी भारत में कैसा शासन है? अगर कभी पूछ दिया जाए कि बताओ भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, कैसी शासन व्यवस्था है, ठीक है, भारत में शासन व्यवस्था कैसा है ना? भारत में शासन व्यवस्था कैसा है? तो भारत में शासन व्यवस्था कैसा है? तो बाबू लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र है ना? भारत में जो शासन व्यवस्था है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। कैसा शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। कोई दिक्कत? अच्छा, जब भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो बताओ दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्या है? तो दुनिया का सबसे अच्छी शासन व्यवस्था वो है लोकतंत्र। दुनिया का सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना गया, तो बताओ कि लोकतंत्र में शासन किस प्रकार से यानी किस रूप में किया जाता है? यानी लोकतंत्र का प्रकार पूछ रहा, सीधे सीधे कुछ कह रहा, लोकतंत्र का प्रकार। किसका? लोकतंत्र का प्रकार। तो लोकतंत्र दो प्रकार से होते हैं। कौन से? कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है प्रत्यक्ष, क्या होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं, और दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है ना? एक होता है प्रत्यक्ष होता है बबुआ, और दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लोकतंत्र में दो तरीका से शासन किया जाता है। किस तरीका से? दो तरीका से। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप क्या है? जिसमें सरकार को हम डायरेक्ट रूप में यानी डायरेक्ट हम सरकार को वोट देते हैं, डायरेक्ट सरकार को चुनने का काम करता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी जिसमें हम सरकार को डायरेक्ट वोट दिए और उसको चुन लिए, तो वो कुछ हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जिसमें हम लोग किसी प्रतिनिधि के द्वारा जो सरकार को चुनने का काम करते हैं, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे कुछ समाज में नहीं आया मास्टर, अब बताते हैं। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे मान लेता है कि ये कुछ बाबू जनता, ठीक है, ये क्या है? जनता है ना? अभी जनता क्या करता है? कोई सरकार को क्या किया? चुना, ठीक है, ये जनता है। जनता क्या किया? किसी सरकार को डायरेक्ट चुन लिया, तो ये किस में आ जाएगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। यानी डायरेक्ट इसको कहा कि नहीं, जैसे मान लो कि तुम्हारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो हम लोग क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट वोट देते हैं ना? बिल्कुल ना। उसके लिए हम लोग कुछ करते हैं, संसद का चुनाव करते हैं, और संसद मिलकर क्या करता है? निर्णय लेता है कि किसको हम लोग प्रधानमंत्री बनाना है। तो यानी बाबुआ कि जिसमें जनता खुद सरकार को चुन लेता है, उससे कुछ कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जिसमें जनता कुछ करता है? प्रतिनिधि को चुनता है। यानी ये जनता हो गया, ठीक है। अब जनता किसको चुनेगा? प्रतिनिधि को चुनेगा, ठीक है। अब ये प्रतिनिधि किसको चुनेगा? सरकार को चुनेगा। किसको चुनेगा? सरकार को चुनेगा। तो ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी जनता ये है, जनता इसको चुना, अब ये चुना किसको? इसको। अभी प्रतिनिधि कौन होता है सर? तो जो हमारे चुनाव में भाग लेता है, जो चुनाव लड़ता है, उसी को कुछ कहते हैं? प्रतिनिधि कहा जाता है। ये प्रतिनिधि चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, ये राज्यसभा का किसी का भी हो सकता है। अब विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का होता है सर, ये ऊपर गया। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। देखो पहले एमएलए का नाम सुना होगा, इसको कहते हैं विधायक, ठीक है। एमएलए का नाम सुना होगा, इसको क्या कहते हैं बाबुआ? विधायक कहते हैं। कुछ कहते हैं? विधायक कहते हैं, ठीक है। एमपी को कुछ कहते हैं? सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। बाकी बच गया राज्यसभा। क्या होता है बाबू? राज्यसभा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों में शासन होता है। अब तुम लोग को ऐसे तो बेसिक में अगर हम बताने लगे ना तो बहुत कुछ है। अभी तुम लोग अगर नहीं जानता, जैसे एमएलए हो गया, एमपी क्या हो गया, सरकार का अंग बताना, सरकार कितने प्रकार से शासन करता है, कौन सा स्तर से करता है, कौन सा अंग से करता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, तो ये सब जैसे जैसे यानी चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम बताते चल जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था जैसे विधायक, बताओ बिहार में किसमें बाबू? बिहार में विधानसभा यानी एमएलए का संख्या कितना है? बताओ कितना है? 243। बिहार में एमएलए की संख्या कितना है? 243। बताओ पूरा एमपी की संख्या पूरे भारत में कितना है? तो 543। कितना? 543। राज्यसभा की संख्या जैसे तो माना जाता है 238, लेकिन 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, यानी अपने मन से क्या कर लिया जाता है?
चुन लिया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा की संख्या कितना होता है, टोटल 250 कह सकता है। क्या कह सकता है, 250। ऐसे 238 होते हैं, बाकी 12 को क्या कर लिया जाता है, मनोनीत कर लिया जाता है। तो ये सिंपल बात था, ये इतना नॉलेज तो तुम लोग के पास होगा ही। ठीक है, तो हम लोग आते हैं किसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष जिसमें जनता सरकार को डायरेक्ट चुन लेते, जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में क्या करता है, जनता डायरेक्ट सरकार को चुनता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष जिसमें क्या करता है, जनता पहले अपने प्रतिनिधि को चुनता है और ये प्रतिनिधि क्या करता है, उस सरकार को चुनने का काम करता है, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तब इससे दिमाग में आ गया होगा कि बताओ बबुआ कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र किस रूप में है, तो अप्रत्यक्ष रूप में। यानी भारत में लोकतंत्र किस रूप में है, तो अप्रत्यक्ष रूप में। यानी हम लोग मोदी जी को, नीतीश जी का हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, यानी ना तो हम लोग मुख्यमंत्री को डायरेक्ट चुनते हैं, ना ही किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इन लोग को हम लोग कुछ करते हैं, विधायक और सांसद चुनते हैं। विधायक से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और संसद से किसका चुनाव होता है, तो ये प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग में क्या करता है, शासन व्यवस्था चलता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ गया। आगे बात करते हैं उन्हीं संविधान के बारे में। ठीक है, अब अगले चलते हैं कुछ बाबू संविधान के बारे में। उन्हीं संविधान भी जान लेते हैं, क्या कि संविधान बहुत जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र के लिए संविधान बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूरा जो देश चलता है किस पर चलता है, संविधान पर चलता है। संविधान के बाहर कोई नहीं जा सकता है, ना संविधान को कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता। जितना भी जो देश हमारा चल रहा है वो सीधे सारा किस पर, संविधान पर। ये संविधान अपने आप में स्वतंत्र होता है, यानी स्वतंत्र रूप से रहता है। इसमें कभी भी संशोधन करना है तो सबके मत से किया जाता है, ना कि कोई सरकार बन गए और सरकार बने चलो रे हम संविधान को क्या करता है, संशोधन करते हैं, एक नई संविधान के अलग संविधान का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें संविधान को संशोधन करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का मत होना बहुत जरूरी है। और किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बात एकदम नोट कर लो, एकदम स्टार पॉइंट मार के लिख सकता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष की अहम भूमिका रहता है। लोकतंत्र तभी चल सकता है जब विपक्ष है, अगर विपक्ष नहीं है तो वहां लोकतंत्र का कोई मान्यता नहीं रहता। अब कैसे कैसे सर लोकतंत्र नहीं रहा, सॉरी विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं कैसे चलेगा, अब बताते हैं। अगर बाबू कोई लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहा तो सरकार रहेगा, उसी का पक्ष कराएगा। अगर सरकार फिर तो जे मन में आएगा जे करेगा, तो फिर वो लोकतंत्र रहा या राजतंत्र हो गया, यानी तानाशाही हो गया या सैनिक शासन हो गया। सैनिक शासन तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार है तो सैनिक शासन तो अलग बात है। लेकिन कुछ हो गया तानाशाही में आ जाएगा, कुछ में आ जाएगा राजतंत्र में। क्योंकि लोकतंत्र में अगर सरकार कोई गलत काम करता है, गलत निर्णय लेता है, तो उसको विपक्ष क्या करता है, विरोध करता है। विपक्ष क्या करता है, विरोध करता है, उसको रोकता है गलत काम होने से। जैसे दो चार को जैसे कोई कानून लाया, अब वो कानून जनता को ठीक नहीं लग रहा, विपक्ष को ठीक नहीं लग रहा, लेकिन सरकार का कि ना हमको ठीक है हम चालू लगाएंगे, तो क्या होता है उस पर विपक्ष विरोध करता है और उसको क्या करता है, सरकार को इस कानून को वापस लेने में मजबूर कर देता है, वापस लेने में इसको कुछ कर देता है, मजबूर कर देता है। इस यानी लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र में विपक्ष भूमिका निभाया कि नहीं निभाया, हाँ निभाया। यानी लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो यानी हम लोग उन्हें देखते हैं संविधान। संविधान क्या होता है सर, तो ये जो बाबू ये जो संविधान है ना, किसी देश को चलाने के लिए, किसी बाबू किसी देश को चलाने के लिए, किसका चलाने के लिए एक नियम कानून का, चलाने के लिए एक नियम कानून का किताब होता है ना। एकदम ध्यान से सुनिएगा, यानी कह रहा है संविधान। संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए, कोई भी देश हो, समझ गया, किसी देश को चलाने के लिए एक नियम कानून का क्या होता है, किताब होता है। संविधान एक किताब होता है, एक ग्रंथ होता है, जो क्या करता है, इसमें पूरा नियम कानून लिखा रहता है। वही नियम कानून से क्या करता है, वो देश को चलाया जाता। वही नियम कानून से लिखा जाता है कि एक केंद्र की सरकार होगा, एक राज्य की सरकार होगा, एक यानी स्थानीय सरकार होगा। अब देखो सरकार यानी शासन भी तीन प्रकार से, जैसे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, सभी को बांटा गया। कौन कौन सा अंग होगा, यानी अंग जानता है ना, लोकपाल जिसको कहते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब होता है जो अंग में आता है। ठीक है, ये सब किस में लिखा गया, हमारे संविधान में लिखा गया। अब बात आता है कि तो जब संविधान में लिखा गया तो संविधान का निर्माता कौन है, तो बहुत बेहतर से जानता होगा। संविधान का निर्माता किनको माना जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। संविधान का निर्माता किसको माना जाता है,
भीमराव अंबेडकर, जिसको बाबा साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी को मान लिया जाता है कुछ संविधान का निर्माता माना जाता है। अब उन्हें पहले जानते हैं कि भारत का आजादी, यानी भारत का आजादी कब मिला था? 15 अगस्त। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अब सुनो, संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो उसमें टोटल 1900 संविधान सभा का जब गठन हो रहा था, यानी संविधान सभा का गठन क्या होता है? यानी बैठक, संविधान सभा का बैठक हो रहा था। उसमें से टोटल 299 सदस्य क्या किए थे? भाग लिए थे। टोटल कितने सदस्य भाग लिए थे? 299 सदस्य भाग लिए थे इस बैठक में। सभी लोग ने मिल करके क्या किया? संविधान का निर्माण किया। तो पूछा जाता है कि बताओ संविधान बना कब है? तब बाबू तो 1949 में बना था। कब बना था? 1949 में बना था। अच्छा, जब संविधान 1949 में तो बना था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो ये संविधान बना था, सॉरी लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हुआ था। ठीक है, अभी जो 1949 को यानी 26 नवंबर कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है जो बनकर तैयार हो गया था। संविधान को बनने में टोटल कितना वर्ष? 2 वर्ष 18 सॉरी 2 वर्ष 11 महीना, कितना? 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 18 महीना, सॉरी 11 महीना 18 दिन लगा था। कोई 18 महीना ना बोल देना, 18 महीना बोलेगा तो कुछ होगा 12 महीना के बराबर 1 साल, तो फिर साल में ना चल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था पूरा संविधान को क्या करने में? बनने में। इसको टोटल कितने लोग मिलकर बनाए थे? तो 299 सदस्य मिलकर क्या किए थे? संविधान सभा का गठन किए थे। देश का आजाद कब हुआ था? 15 मार्च 1947 को। उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग एक संविधान का निर्माण करेंगे। वो पूरी तरह से संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बनकर संविधान हमारा शुरू हो गया था। अब लागू कब हुआ था? अब लागू करने की बात आता है तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। और उसी दिन के बाद हम लोग किसके अंदर चल रहे हैं? तो संविधान के अनुसार चल रहे हैं। अगर कोई भी काम करना है तो किसके अंदर रहकर करना है? संविधान के अनुसार रहकर कार्य करना है। कोई भी शासन व्यवस्था चलेगा किसके अनुसार चलेगा? संविधान के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा क्या बाबू? संविधान था। ठीक है, बाकी अगला वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के पास ढेर सारा बता दीजिए कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम बेहतर से पढ़ाया जाएगा, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो तुम लोग को पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है जो तुम लोग को भी पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। हमारा ऑफलाइन में क्लास में रहकर बच्चे हैं जो 458 नंबर, 460 नंबर, 435 नंबर भी लाए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि इसे पार करें। ठीक है, तो हम लोग ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, तो इसमें देखा भी होगा। इस पर हमारे चैनल पर जाइएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 460, 435, 437, 448, 58 ये सब बहुत सारे बच्चे हैं जो लाए हैं। तो इसीलिए आप लोग भी अगर अच्छे भविष्य का कामना करते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कम से कम इतना मकसद लेकर चलना है कि 450 क्या कर दें? पार कर दें। 450 हम लोग पार करवाए हैं। हम लोग का जो टॉप है यानी फर्स्ट रैंक का लेकर है जो कितना लाया है? 458 लाया है। हमारे चैनल पर जाकर क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं। हमारा ऑफलाइन का बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा।